नमस्कार। अच्छा, जब हम फूलों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है ना? यही कि वो कितने खूबसूरत होते हैं, उनके रंग कितने प्यारे होते हैं, या फिर उनकी वो भीनी-भीनी खुशबू। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है कि हर एक फूल असल में एक कमाल की, एक इनक्रेडिबल रिप्रोडक्टिव मशीन है? जी हाँ, तो आज हम फूलों की इसी छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया में झांकने वाले हैं। ये देखिए, ये नज़ारा तो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही है ना? एक मधुमक्खी जो किसी फूल पर बैठी है। पर ये सिर्फ एक सुंदर सी तस्वीर नहीं है। असल में ये पौधों के जिंदा रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग कहानी का हिस्सा है। तो चलिए, इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि फूल सिर्फ खूबसूरत दिखने से कहीं ज्यादा हैं। फिर हम उनके रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, मतलब उनके प्रजनन अंगों को जानेंगे। उसके बाद हम परागकण की एक एपिक जर्नी को फॉलो करेंगे। फिर आएगा फर्टिलाइजेशन का वो जादुई मोमेंट। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक फूल फल में बदल जाता है और कैसे एक छोटा सा बीज हजारों हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। तो चलिए, कहानी के पहले एक्ट से शुरू करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि फूलों के ये चमकीले रंग, उनकी वो मीठी सी खुशबू और उनके अलग-अलग शेप्स, ये सब बस हमें खुश करने के लिए हैं। पर असलियत ये है कि इन सब चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो फूल कोई सुंदर सी चीज़ नहीं, बल्कि एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। ये वो जगह है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमें अपना नज़रिया थोड़ा बदलना होगा। उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल मशीन की तरह देखिए, जिसे सिर्फ एक ही काम के लिए डिज़ाइन किया गया है, अपनी अगली पीढ़ी को बनाना। तो ठीक है, अब जब स्टेज सेट हो चुका है तो चलिए इस नाटक के मेन कैरेक्टर्स यानी की प्लेयर्स से मिलते हैं। ये है फूल के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिनके बिना ये कहानी सच पूछिए तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इन किरदारों को करीब से देखने से पहले चलिए एक बार पूरे स्टेज पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये जो बाहर रंगीन पंखुड़ियां यानी पेटल्स और हरी पत्तियां हैं ना, ये सब तो बस सपोर्टिंग कास्ट हैं। असली एक्शन वो तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं पुंकेसर यानी स्टेमेन से। ये है फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका काम सीधा सा है, परागकण यानी पॉलन बनाना। ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, असल में ये वो पैकेज हैं जिनके अंदर मेल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बंद होती है। और अब बारी है स्त्री केसर यानी पिस्टल की। ये है फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सोचिए, इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो एक लैंडिंग पैड जैसा है, जहां पॉलन आकर लैंड करता है। और फिर नीचे ओवरी के अंदर वो कीमती फीमेल ओव्यूल्स सुरक्षित रखे होते हैं, जो फर्टिलाइज होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अब जब हम अपने किरदारों को जान चुके हैं, तो चलिए एक्शन शुरू करते हैं। इस कहानी का हीरो है एक छोटा सा परागकण यानी पॉलन ग्रेन, और ये एक बहुत ही मुश्किल पर बहुत जरूरी मिशन पर निकलने वाला है। इस परागकण को मामूली समझने की गलती मत कीजिएगा। इसके बाहर एक तरह का कवच या सूट ऑफ आर्मर होता है जिसे एक्साइन कहते हैं, और ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। पता है क्या है? ये दुनिया के सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। ये इतना मजबूत है कि पराग को खराब से खराब मौसम से बचाता है, और इतना ही नहीं, इसी की वजह से परागकण हजारों लाखों साल तक फॉसिल्स के रूप में भी सुरक्षित रह सकते हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ये परागकण एक फूल से दूसरे तक पहुंचता कैसे है? पौधों के पास इसके लिए दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं। एक तरफ है एनिमल पॉलिनेशन। इसमें पौधे अपने मैच मेकिंग एजेंट्स जैसे मधुमक्खी, पक्षी या चमगादड़, इनको चमकीले रंग और मीठे नेक्टर का लालच देकर अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ है विंड पॉलिनेशन। इसमें पौधे बस किस्मत के भरोसे रहते हैं। वो हवा में करोड़ों अरबों छोटे हल्के परागकण छोड़ देते हैं, इस उम्मीद में कि चलो कोई एक तो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएगा। और यहाँ इन दोनों रणनीतियों का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है ये चमकीला सुंदर ऑर्किड जो मधुमक्खी को अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ है हवा पर निर्भर एक फूल की सिंपल फंक्शनल बनावट। दो बिल्कुल अलग रास्ते, पर मंजिल एक ही है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा हीरो परागकण अपनी मुश्किल यात्रा पूरी कर चुका है और वो सही लैंडिंग पैड पर लैंड भी कर गया है। तो अब कहानी के असली क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है। अब क्या होता है?
ये प्रोसेस वाकई कमाल का है। देखिए, जैसे ही सही परागकण स्टिग्मा पर लैंड करता है, वो जर्मिनेट होना शुरू कर देता है। मतलब वो एक पतली सी सुरंग, एक पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करता है। ये ट्यूब स्टाइल से होती हुई अपना रास्ता बनाती हुई नीचे ओवरी की तरफ बढ़ती है। और इस ट्यूब के अंदर क्या है? इसके अंदर हैं 2 मेल गैमेट्स जो ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंचाए जा रहे हैं। और अब होता है वो जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा नाम से ही लग रहा है, यहाँ एक नहीं बल्कि 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं। एक सच में असाधारण है। इस डायग्राम में ये पूरा प्रोसेस साफ साफ दिख रहा है। वो जो 2 मेल गैमीट्स थे ना, उनमें से एक एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, जो आगे चलकर एम्ब्रियो यानी बेबी प्लांट बनेगा। और दूसरा मेल गैमीट वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाता है। और ये एंडोस्पर्म क्या है? ये उस बेबी प्लांट के लिए फूड सप्लाई है। तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इनफैक्ट अब एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। वो बदलाव जो एक फूल को फल और बीज में बदल देता है। तो ये जो एंडोस्पर्म है, इसे उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एक पैक्ड लंच समझा जा सकता है। ये पोषक तत्वों से भरा होता है ताकि एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए नरिशमेंट मिलता रहे। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है नारियल के अंदर का जो सफ़ेद हिस्सा हम खाते हैं ना, वो और कुछ नहीं बल्कि उसका एंडोस्पर्म ही है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है? ओव्यूल तो बीज में यानी सीड में डेवलप हो जाता है और उसके चारों तरफ जो ओवरी थी वो फूलकर पककर फल यानी फ्रूट बन जाती है। तो अगली बार जब कोई सेब या टमाटर खाएं तो याद रखिएगा कि वो असल में एक पका हुआ अंडाशय है, जिसे पौधे ने अपने बीजों को बचाने और फैलाने के लिए बनाया है। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले हिस्से पर, बीज का चमत्कार। ये सिर्फ एक बीज नहीं है, ये लाइफ का और टाइम का एक छोटा सा कैप्सूल है। 10,000 साल। जरा सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक बीज कब तक जिंदा रह सकता है। ये कहानी है एक आर्कटिक लूपाइन के बीज की, जिसे टंड्रा की बर्फीली जमीन से निकाला गया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये बीज करीब 10,000 सालों तक डोमेंट यानी सुप्त अवस्था में था, और उसके बाद ये अंकुरित हुआ और उसमें फूल भी खिले। सोचिए जरा, आइस एज का एक बीज हजारों साल बाद फिर से जी उठा। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है। हाल ही में डेड सी के पास एक आर्कियोलॉजिकल खुदाई में 2000 साल पुराना खजूर का बीज मिला और उससे भी सफलतापूर्वक जर्मिनेट कर लिया गया। सोचिए, एक बीज जो रोमन एम्पायर के जमाने से इंतजार कर रहा था, उसे हमारे जमाने में आकर उगने का मौका मिला। तो फूलों की इस छिपी हुई दुनिया की हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है। अगली बार जब कोई फूल नजर आए तो शायद उसे सिर्फ एक खूबसूरत चीज की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी के एक चमत्कार की तरह दिखा जाएगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर एक नन्हा सा बीज